हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका भी मोटिवेशन बना रहे और मेरा भी, आपका पढ़ने में और मेरा पढ़ाने में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मेरा सजेशन भी यही है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका माइंड शार्प होता है कि कहाँ आप गलती कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं। फिर उसके बाद वीडियो देखिए आप। ठीक है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। आप इसे ध्यान से एक बार दो बार तीन बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है कलीम अपनी मासिक आय का 25% राशन पर खर्च करता है और शेष में से 20% यात्रा पर खर्च, और फिर बचे हुए में से 35% विविध मतलब मिसलेनियस कहाँ पर खर्च करता है। यदि विविध पर खर्च की गई राशि 8400 है तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए, कलीम अपनी मासिक आय का 25%, हमें नहीं पता कितनी है, हम मान लेते हैं कितना है 200x। यहाँ आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, 100x मान सकते हैं, 2x 100x मान सकते हैं, 1000x कुछ भी, या x की जगह ABC कुछ भी मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि 25% राशन पर खर्च करता है। 25% राशन पर खर्च करता है मतलब 25% निकाल दिया जाए तो 200 का 25% कितना होगा। 25% का मान कितना होता है 1/4, जो कि कितना हो जाएगा ये -50x। और 50x अगर निकाल दिया तो ये किस पे खर्च कर रहा है, ये फूड पे। अगर मैं इसे निकाल दूं तो कितना बच रहा है मेरा 150x। ठीक है, आगे कह रहा है शेष में से, अब ये शेष है रिमेनिंग मेरा हो गया, रिमेनिंग हो गया मेरा 20% यात्रा पर खर्च करता है। अब 20% यात्रा पे खर्च करता है तो 20% और निकाल दिया हमने, तो इसका 20% कितना होगा 30x। किस पे खर्च करता है ट्रैवलिंग पे। आगे कह रहा है और फिर बचे हुए में से 35%, कितना बच गया, अब 30 से निकल गया तो कितना बच गया 120। ठीक है, और बचे हुए का 35% विविध पर खर्च करता है, तो इसका 35% कितना होगा, इसका 35% कितना होगा, तो निकाल लेते हैं 120x का 35% कितना होगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 5×7 = 35, कितना हो गया 7×6 = 42x। ये किस पे खर्च करता है मिसलेनियस। अब बच कितना आ गया 42x निकाल दिया तो कितना बच गया हमारे पास 88x। बच कितना गया 88x। लेकिन आगे कह रहा है यह यदि विविध पर खर्च की गई राशि, विविध पर हमने कितनी राशि खर्च की मिसलेनियस पर 42x, लेकिन वो कह रहा है कितनी खर्च की है हमने 8400। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 200, कितना आ गया 200। तो इसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी है, मंथली इनकम कितनी है इसकी, यही तो हमने मानी थी। मंथली इनकम कितनी है उसकी 200x। हमने क्या माना था मंथली इनकम उसकी 200x ही तो माना था। तो 200x का मान कितना 200, तो ये कितना हो जाएगा 2×2 = 4,
40,000। कितना हो गया ये? 40,000 रुपये। उसकी मंथली इनकम कितनी है? 40,000। कौन सा सही है? सी वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको जो कह रहा है वो प्रोसेस बाय प्रोसेस करते जाना है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व करने की कैसे करना है। ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो इसे 1 या 2 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। लेकिन अगर मेरी सजेशन माने तो इसे आप प्लीज़ 1 बार सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है वर्ग की भुजा, वृत्त की त्रिज्या, आयत की लंबाई का आपस में अनुपात। किसके? वर्ग की भुजा क्या होती है? ए मानते हैं हम। ठीक, वृत्त की त्रिज्या आर, आयत की लंबाई एल। तो इसका अनुपात कितना है? 6, 7 और 5। आगे कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5 और 1। देखा जाए तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं। मर्ज कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि एल का मान यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो मर्ज कर दिया तो हमने यहाँ 1 रख दिया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ए बराबर 6x, आर बराबर 7x और एल का मान 5x और बी का मान 1 है तो 1x। क्या है? ए का मान इतना हो गया। आगे कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये तो हमने रख लिया, और सभी आकृतियों के परिमाप का योग। कौन कौन सी आकृति हैं? वर्ग की भुजा, वृत्त की वृत्त है और आयत है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग का परिमाप कह रहा है वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिमाप और आयत का परिमाप। परिमाप मतलब पेरीमीटर। टोटल कितना दिया है? 240। कितना दिया है? 240। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a। क्योंकि भाई परिमाप मतलब क्या? चारों तरफ की दूरी ए ए ए ए, तो ये कितना हो गया? 4a। वृत्त का परिमाप कितना होता है? यही तो होती है उसकी परिधि, उसकी परिमाप होती है। तो ये कितनी होती है? 2πr। और आयत का क्या होता है? ये आयत हो गया हमारा लंबाई, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा? 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, तो 2l + b ब्रैकेट में। तो कितना है ये टोटल? 240। अब हमें पता है यहाँ पे हमने क्या किया है, अनुपात दिया था तो हमने मान लिया कि 6x 7x इनकी मान है। तो a का मान कितना? 6x + 2, पाई का मान 22/7 और r का मान 7x। ठीक, और +2, l + b का मान कितना? 5 × 6, 6x बराबर 240। सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो गया? 24x + 7 से 7 कैंसिल, 44x हो जाएगा ये, और ये 12x बराबर 240। 4 2 6 1 7, 4 दूनी 8 2, तो ये कितना हो जाएगा? 80x। 80x बराबर 240। तो x का मान कितना आ गया हमारा यहाँ से? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। तो x बराबर 3। तो पूछा क्या हमसे? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी है हमारे भैया? वृत्त की त्रिज्या कौन सी है? यही तो है। तो 7x का मान कितना होगा? 1, 7 × 3 बराबर 21। कितना? 21। कौन सा सही है हमारा? बी। अब जिसका भी पूछे हम निकाल सकते हैं, चाहे ए पूछे, आर पूछे, एल पूछे, बी पूछे। एक्स का मान हमें पता हो गया तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो क्या है कि इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना है। अगर आपको ये तो समझाने के लिए मैंने आपको इतने लंबे प्रोसेस पूरा लिख के कर दिया, लेकिन आपको क्या करना है कि ये डायरेक्टली ये रेशियो मर्ज करनी है और इतने बराबर परिमाप निकाल करके इतना रे, और 1 यूनिट का मान निकालना। 1 यूनिट का मान निकल जाएगा तो जिसका जितने यूनिट का पूछेगा उतने का निकाल लेते हैं। तो 7 यूनिट का 7 यूनिट का निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इतना आपको नहीं लिखना है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो 5 मिनट तो यहीं लग गया, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने समझाने के लिए सिर्फ आपको बताया है कि इतना लंबा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेनें एक्स और वाई एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती हैं, और ट्रेन एक्स और वाई की गति जो है 90 किमी और 64 किमी प्रति घंटा है। ट्रेन एक्स की लंबाई ट्रेन वाई से 150 मीटर अधिक है, तो ट्रेन वाई की लंबाई बतानी है। ठीक है, कोई दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ये हो गई एक्स और कोई दूसरी ट्रेन है ये वाई। कौन सी है? वाई। इसकी स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये एक दूसरे को पार करने में जो टाइम ले रही है वो कितना ले रही है? 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगी, कितना चलेंगी? अगर ये शुरुआती में कहाँ है, ये यहाँ है, इसका मुंह कहाँ है? यहाँ है। ट्रेन एक्स यहाँ है, ट्रेन वाई यहाँ है, तो ये अब स्टार्ट हो गई। तो ये अब जब पार कर लेंगी तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? पार कर लेंगी तो कहाँ पहुंच जाएंगे? जब इन्होंने पार कर लिया तो x हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा y हो गया। y का मुंह कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। और x का मुंह कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। तो इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इन्होंने अपनी दूरी के बराबर ही, तो अपनी लेंथ जो ट्रेन की लेंथ थी उतनी ही तो डिस्टेंस ट्रेवल की। देखा जाए तो यहाँ पे थे, और ये क्या हो गए? इतनी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस? y प्लस एक्स डिस्टेंस ही तो ट्रेवल की। तो कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रेवल की? x प्लस वाई। इनकी स्पीड कितनी है? जब ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो क्या होगा? एक दूसरे की तरफ आ रही है तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। क्योंकि जब ये एक दूसरे के पीछे पीछे जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? घटता है। और जब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो मतलब क्या? जल्दी से एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगी। तो ये क्या होगा? इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 90 और 54 कितना हो जाएगा? 144। लेकिन ये है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है? टाइम। टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकेंड। यही तो होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। तो यही तो हमने रखा है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 18 अट्ठे 144। तो x प्लस वाई बराबर कितना? 8 पंचे 40, 40 दूना 80, मतलब 800। कितना हो गया? 800। आगे कह रहा है ट्रेन x और y की गति दे दिया है उसने, और ट्रेन x की लंबाई ट्रेन y की लंबाई से कितनी अधिक है? 150। ट्रेन x की लंबाई, x ये है लंबाई हमने मानी है, ट्रेन y की लंबाई से कितना अधिक है? 150 अधिक है। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया हमारा? 150 यहाँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना? 150। तो y से y कैंसिल, 2x बराबर कितना? 8 950। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो y का मान कितना आ जाएगा? जो कि कितना अधिक है? 150 अधिक है।
तो x का मान 475 है तो माइनस 150, तो x का मान कितना आ जाएगा 325 मीटर। कितनी आ गई 325 मीटर। कौन सा सही है हमारा, कौन सा सही है हमारा 325 मीटर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बट आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितनी ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है पहले 10 किमी के लिए टैक्सी का किराया 10 रुपये प्रति किमी है, और इसके बाद की दूरी के लिए 5 किमी प्रति किमी है, 5 रुपये प्रति किमी है। यदि किसी व्यक्ति ने टैक्सी चालक को 250 का भुगतान किया तो कुल यात्रा की गई दूरी ज्ञात करनी। कह रहा है पहले 10 किमी उसने क्या किया, पहले 10 किमी डिस्टेंस कितनी यहाँ थी, पहले 10 किमी, और उसने कितना दिया प्राइस, रुपए कितने दिए 10 रुपये पर किमी। कितना दिया 10 रुपये पर किमी। फिर आगे जाके उसने कितना, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, लेकिन यहाँ पे उसने कितना दिया 5 रुपये पर किमी। किराया जो दिया, किराया जो कह सकते हो रेंट, कितना दिया 5 रुपये पर किमी दिया। ठीक है, और टोटल इसने कितना दिया, टोटल जो इसने दिया, टोटल किराया, किराया उसने कितना दिया 250 रुपये। कितना दिया 250 रुपये। और देखा जाए तो अगर 10 किलोमीटर का 10 के हिसाब से दिया तो कितना दिया, यहाँ पे कितना दिया 10 किलोमीटर, और पर 10 रुपये किलोमीटर, तो 10 दहमा 100 रुपये दिया, और प्लस आगे x किलोमीटर, हमें नहीं पता कितनी दूरी है, लेकिन जो भी दिया वो 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दिया। तो किलोमीटर ये कितना दूरी चला, और पर किलोमीटर का चार्ज ये, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 250 के, क्योंकि यहाँ पे भी तो टोटल पैसा हो गया, यहाँ पे भी टोटल पैसा है, तो जो हल कर लेते हैं अब। तो ये कितना हो जाएगा 10 दहमा 100, 5x बराबर 250, तो 5x के बराबर कितना, ये 100 इधर आएगा तो 150 बच जाएगा, तो x का मान कितना 30। तो x का मान हमारा 30 आ गया। तो पूछ रहा है कुल यात्रा की गई दूरी, कुल यात्रा टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी 30 किमी ये प्लस 10 किमी पहले ही चला था, तो कितना हो गया 40 किमी। तो कौन सा सही है ये। इसी में क्या होता है कि बच्चे क्या होता है कि ध्यान नहीं देते हैं, तो वो ये 30 किलोमीटर मिला और 30 इसमें भी आंसर में भी, तो टिक मार के चले आते। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बट आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, मैं बताता हूँ कि आप गलतियाँ कहाँ करते हो, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के लिए सजेस्ट करता हूँ, ताकि आप अगर सॉल्व भी करें तो टिक मारने में गलती ना करें। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है अजीत और बलदीप ने क्रमशः 4055 रुपये 5500 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद कमल भी उनके साथ जुड़ गया, और वर्ष के अंत में कुल 48,000 के लाभ में से 10,000 उसका है, किसका है कमल का है। तो कमल का निवेश बताना। ठीक है, चलिए अजीत को ए से मान लेते हैं, बलदीप को बी से, और कमल है आगे तो सी से। अजीत ने कितना इन्वेस्ट किया 4,000, बलदीप ने कितना 5500, और 6 महीने बाद कमल भी उसके साथ जुड़ गया, तो कमल ने कितना इन्वेस्ट किया पता नहीं, तो एक्स मान लेते हैं। 6 महीने बाद आया मतलब कमल 1 साल में तो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, कह रहे ना वर्ष के अंत में,
मतलब 1 साल की बात कर रहा है। तो अगर 6 महीने बाद आया तो उसके पास बचा कितना टाइम, 6 महीने। लेकिन ये सब क्या है, इन्होंने 12 के 12 महीने काम किए क्योंकि ये शुरू में ही आए थे और इनको छोड़ के जाने की कोई बात ही नहीं कही गई है। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इनका जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, प्रॉफिट का। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो आएगा प्रॉफिट वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आएगा, हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का जब गुणा करके दो लोगों का हम रेशियो निकालते हैं तो उसी में हम क्या करते हैं, उनका प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 6 से कैंसिल होगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8000, यहाँ कितना 8000, यहाँ कितना 55 दूना 110 मतलब 11000, और यहाँ कितना आ गया x। तो यहाँ पे देखा जाए प्रॉफिट कितना है टोटल, 8, 11, 8, 19 प्लस x, टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ, टोटल प्रॉफिट यहाँ कितनी है 11, 8, 19, 19,000 प्लस x। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कुल लाभ 48,000 है। ठीक है, कितना है, कुल लाभ 48,000 है। लाभ में 10,000 किसका है, कमल का है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 48,000 में टोटल, 48,000 में टोटल कमल का कितना है 10,000, हमारा टोटल कितना है 19,000 प्लस एक्स, और इसमें कमल का हिस्सा कितना है एक्स। ठीक है, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 2 3 0, 1 2 3 0, अब इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 19,000 है, तो ये कितना हो जाए 1,90,000, कितना हो गया 1,90,000 और 10x, और इधर कितना हो जाएगा 48x, ये इधर आएगा तो कितना होगा 38x बराबर 1,90,000। तो काट देते हैं, कितना होगा 19 से कटेगा, 19 दूना 38, यहाँ कितना बच गया 10,000, कितना बच गया यहाँ 10,000, 5,000 बच गया, 2 से काट दिया। तो x का मान कितना आ गया यहाँ 5,000, कितना आ गया 5,000, और हमसे पूछा क्या था कमल का निवेश, कमल का निवेश कितना था, तो x ही तो था, तो कमल का निवेश कितना था, इन्वेस्टमेंट कितनी थी भाई, यही 5,000 तो थी। तो कौन सा हमारा सही है, कौन सा सही है भाई 5,000 सी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, जो जो दिया है उसी हिसाब से आप करते जाइए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये जो है इतना लंबा आपको नहीं करना है भाई, मैं तो समझाने के लिए आपको इतना लंबा बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना शॉर्ट करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और आप अगर डेली बाई डेली प्रैक्टिस करते रहें तो ये समझ लीजिए जितना मैं बता रहा हूँ इसके चौथाई लिखने पर भी आप आंसर दे सकते हो, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, कोई दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क एंड वाटर, जो कि कितने के रेशियो में है 50, 5 एंड 7 के रेशियो में। यदि एल लीटर दूध मिला दिया जाए, तो हम मिला देते हैं दूध, क्या मिला देते हैं दूध, एल लीटर हमने क्या किया दूध मिला दिया। तो अब हमारा रेशियो कितना हो गया 1:1 का, क्या हो गया 1:1 का रेशियो हो गया हमारा, 1:1 का रेशियो हो गया। लेकिन हमने मिलाया क्या था, आप ये बताओ कि हमने मिलाया क्या था इसमें,
हमने तो दूध मिलाया ना, पानी तो मिलाया नहीं, तो पानी में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, पानी के बराबर करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 7 का यहाँ गुणा करता हूँ तो 7 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा हमें। तो हमारा अब रेशियो कितना आ गया, 7 एंड 7 का। आगे कह रहा है कि और कुल मात्रा 140 लीटर हो जाती है। अगर L लीटर हमने दूध मिला दिया तो टोटल कितना यहाँ हो गया, 140। हमारा कितना आ रहा है, 7 + 7, तो 14 यूनिट का मान कितना आ रहा है, 140 दिया है इसने, हमारा 14 यूनिट आ रहा है। इधर कितना, 140 लीटर दिया है, क्योंकि मिल्क वाटर ही तो है दोनों। तो 14 यूनिट का मान कितना, 140 लीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना, 10 लीटर। 1 यूनिट का मान 10 लीटर, तो यहाँ कितना, 70 लीटर हमारा क्या, वाटर, और 70 लीटर क्या है, मिल्क है। 70 लीटर वाटर, 70 लीटर मिल्क। तो यहाँ 7 यूनिट का मान 70, तो यहाँ भी तो सेम है, यहाँ पे तो जो यहाँ वाटर था वही वाटर यहाँ भी तो था। अगर तो यहाँ भी 70 होगा, यहाँ भी क्या होगा, 70 लीटर। 7 यूनिट का मान 70 लीटर, तो 1 यूनिट का मान 10, तो 5 यूनिट का मान कितना, 50 लीटर। तो पहले मिल्क कितना था, 50, और बाद में कितना हो गया, 70। तो हमने मिलाया कितना, एल का मान कितना, एल का मान कितना मिलाया, 50। तो 70 - 20 बराबर कितना मिलाया हमने, सॉरी 70 - 50, तो हमने मिलाया कितना, 20 लीटर। फाइनल में हमारा जो था वो 70 लीटर आ रहा है, शुरू में हमारा 50 लीटर था। तो अब हमारा एल का मान कितना हो गया, 20 लीटर। 20 लीटर हमने मिलाया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक नाव जो है 48 मिनट में धारा के अनुकूल 11.2 किमी की दूरी तय करती है। धारा के अनुकूल मतलब कितना, v डाउन स्ट्रीम, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 11.2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर और कितने मिनट में, 48 मिनट में तय कर रही है। तो अगर 48 मिनट है तो इसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ किमी है। तो 12 चौका 48, 12 पंचे 60, तो ये कितना हो जाएगा, 102, 11.2, ये 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 4। अब इसे काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 और 32 कितना, 2.8। तो 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 140 मतलब 14। तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी क्या आ गई हमारी, अनुकूल में उसकी चाल आ गई, क्या आ गई। ठीक है, और कह रहा शांत जल में नाव की गति और धारा की गति। शांत जल में नाव की गति कितनी है, b, और रेशियो c का मान दे रखा है कितना, 3 और 1। तो हम b का मान लेते हैं 3x और c का मान लेते हैं x। आपको पता है कि धारा के अनुकूल में गति क्या होती है, बोट की चाल प्लस करंट की चाल, यही तो होती है। VDS बराबर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम बराबर बोट की चाल प्लस करंट की चाल, यही तो होती है। जो कि हमारा दिया है, निकला कितना है, 14 किमी प्रति घंटा। अब यहां से देखा जाए कि हमारी बोट की चाल कितनी है, 3x, करंट की चाल कितनी है, x, तो 4x। तो b का मान हम यहाँ रख देते हैं कितना, 3x, करंट का मान x बराबर 14। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 14/4। तो 4 × 12, 4 पंचे 20, कितना आ गया, इतना आ गया, 3.5 x का मान। तो x का मान 3.5, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 10.5। ये क्या हो गई हमारी, किमी प्रति आवर। और ये कितनी हो जाएगी, 3.5 किमी प्रति आवर। ये क्या आ गया, अब हमारी बोट की चाल मिल गई और करंट की चाल मिल गई।
ठीक है, अब आगे कह रहा है तो नाव को धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों मिलाकर कुल 42 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब कहने का अर्थ 42 किलोमीटर वो जा रही है v डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, प्लस 42 किलोमीटर आ रही है अप स्ट्रीम की स्पीड से, तो उसको टाइम कितना लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने में और आने में दोनों टाइम पूछ रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा। अब मान रख देते हैं 42 और b प्लस सी का मान कितना होगा यहाँ कि वी डी एस बराबर क्या होता है b प्लस सी, और v अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है डाउन स्ट्रीम बराबर b प्लस सी। तो अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है b माइनस सी, यही तो होता है। तो रख देते हैं हम, तो b प्लस सी का मान, चलिए b प्लस सी दिखा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 42 यहाँ क्या होगा, अप स्ट्रीम में b माइनस सी होता है, तो यहाँ पे 42 और b प्लस सी का मान कितना होता है, तो यहाँ पे रख लेते हैं कितना, 10 3 13 1 14 प्लस 42 और कितना होगा b माइनस सी, 10.5 में से 3.5 गया तो कितना 7, 14 14 43 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया और 7 6 42, टोटल कितना हो गया 6 3 9 घंटे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं 9 घंटे। हाँ 42 किलोमीटर आने और जाने में कितने टाइम लग रहा है 9 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, पर आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं यही कहूँगा। चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है राज ने 2000 का निवेश 15% साधारण ब्याज देने वाले योजना में किया और 2 वर्षों के बाद उसने प्राप्त राशि में से एक हिस्सा 20% साधारण ब्याज देने वाली दूसरी योजना में निवेश किया। 2 वर्षों के बाद उसे कुल 600 ब्याज प्राप्त हुआ, तो वह राशि ज्ञात कीजिए जिसे उसने दोबारा निवेश नहीं किया था। तो इसके दो मेथड में बताता हूँ, एक क्या बेसिक और दूसरा ट्रिक। तो पहले बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, तो बेसिक के लिए क्या 2000 का निवेश कर रहा है 15% साधारण ब्याज पर, और कितने टाइम के लिए 2 वर्ष के लिए। तो हमारी सिंपल इंटरेस्ट बड़ा फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, P का मान 2000, R का मान 15%, टाइम दिया है 2 साल अपॉन 100। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 दूना 30, 3 दूनी 6, कितना मिल गया हमें ब्याज 600 रुपया। कितना मिल गया 600 रुपया। तो 3 साल बाद कितना मिलेगा 600 रुपये, तो ब्याज मिला, तो अमाउंट हमें कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 2000, तो ये हमारा पहले से था, प्लस 600 रुपये ब्याज मिल गया, तो टोटल हमें कितना मिला 2 साल बाद 2600 रुपया। कितना मिल गया 2600 रुपया। ठीक है, आगे कह रहा है कि उसने एक हिस्सा, अब हमें नहीं पता कौन सा हिस्सा, क्या किया कि 20% साधारण ब्याज देने वाली दूसरी योजना में निवेश किया और 2 वर्षों के बाद उसे 600 रुपये प्राप्त हुए। तो सेकेंड योजना में पी हमें नहीं पता कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, बाकी क्या है एसआई पता है 600, टाइम पता है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना 20%। अब रख देते हैं, तो एसआई बराबर क्या होता है PRT/100, एसआई का 600 दिया है, पी का मान हमें पता नहीं है, आर का मान दिया है 20%, टी का मान दिया है 2 साल बाई 100। सॉल्व कर लीजिए, तो कितना होगा 20 पंचे 100, इधर कितना होगा 300, तो पी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1500। मतलब कितना इन्वेस्ट किया था उन्होंने, कितना इन्वेस्ट किया था 1500। अब पूछ रहा है कि, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वह राशि ज्ञात करनी जिसे उसे दोबारा इन्वेस्ट नहीं किया। 2600 उसके पास टोटल था, ध्यान दीजिए 2600 उसके पास टोटल था, लेकिन उसने इन्वेस्ट कितना किया 1500। जो इन्वेस्ट नहीं किया वो कितना था, जो इन्वेस्ट नहीं किया वो कितना था, वो कितना था 2600 में 1500 इन्वेस्ट किया,
तो जो 1100 वो था वो कितना किया, वो दोबारा इन्वेस्ट उसने नहीं किया, तो 1100 रुपये ये आंसर। तो कौन सा सही है, बी। ठीक है, कौन सा सही है, ये। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए दूसरा मेथड भी बताता हूँ मैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इरेज करना पड़ेगा। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो चलिए, कह रहा है राज ने 2000 का निवेश 15% साधारण ब्याज पर एक योजना में किया 2 वर्षों के बाद। कितने किया, सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है कि हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है। अगर एक साल में 15% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा, 30%। किसका, 30% ऑफ पी। पी का मान कितना है, 2000। 2000 तो कितना हो जाएगा ये, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें सिंपल एस आई कितनी मिल जाएगी, एस आई हमारी कितनी होगी, तो 30% ही मिलेगा। 15% एक साल, तो दूसरे 2 साल, 2 साल में कितना, 30%। तो 30%, 30/100 गुणित 2000, 120 120, तो कितना, 600 रुपये एस आई मिल गया। और टोटल हमारा कितना हो गया, 2000 प्लस 600 कितना, 2600। कितना हो गया, 2600। कैसे आया, 2000 तो ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल प्लस एस आई कितना था, 600। तो समझ में आ गया होगा 2600 कैसे आया। ठीक है, कह रहा है कि आगे वो क्या कहता है, एक हिस्सा इसका, अब एक हिस्सा पता नहीं कितना, तो कितना इन्वेस्ट किया, 20% साधारण ब्याज पर देने वाली दूसरी योजना में इन्वेस्ट किया। अगर एक साल में 20% मिलता है तो मैंने बताया कि 2 साल में कितना मिलेगा, 40%। एस आई कितना मिलेगा, 2 साल में 40%। और 40% किस पे मिलेगा, पी पर। तो पी हमें पता नहीं है, लेकिन एस आई का मान हमें दे रखा है 600। 600 40% ऑफ पी, पी को अब पूरा कर देते हैं, ऑफ का मतलब है। तो पी का मान आ जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा, 40% नीचे हो जाएगा, तो 600/40%। तो परसेंट को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, 40/100। तो ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 600/100/40। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 15 चौका 60। तो पी का मान कितना आ गया, 1500। पी का मान अगर 1500 आ गया तो जो इन्वेस्ट नहीं किया वो कितना था, जो इन्वेस्ट नहीं किया वो कितना था। अब डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2600 में से 1500 इन्वेस्ट किया था उसने, तो कितना, 1100 इन्वेस्ट नहीं किया था। तो कौन सा आंसर सही हमारा, 1100। तो समझ में आ गया होगा दोनों मेथड, बेसिक भी और ट्रिक भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बट आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं यही कहता हूँ हमेशा से। और चलिए, आपने पढ़ लिया होगा मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है दो वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को पहली वस्तु पर 30% की हानि और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि पहले पर क्या हो रही है, दो वस्तु कौन कौन सी हम मान लेते हैं, एक पहली वस्तु ये और दूसरी वस्तु ये। तो एक पर क्या हो रहा है, 30% की हानि, मतलब 30% का हानि मतलब सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो 30% का मान कितना होता है, 3/10 होता है। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 30% की हानि मतलब 10 पे 3 की हानि, मतलब 7 पे बेच रहा है। अगर 10 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, 30% की हानि मतलब 3 की हानि, मतलब बेच कितने पर आए, 7 पे। यहाँ आगे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 20% का मान कितना होता है,
1/5। तो अगर कोई भी सामान 5 का है तो कह रहा है 20% की प्रॉफिट हो रही, मतलब 1 की प्रॉफिट हो रही है। तो 5 का सामान कितने पे बेचेगा? 6 पे बेचेगा, तभी तो हमें क्या होगी? 20% की प्रॉफिट होगी ना। कह रहा है यदि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो अभी तो डायरेक्ट हम कर नहीं सकते इसमें गुणा, पहले क्या करते हैं, हम क्रय मूल्य के बराबर करते हैं। तो क्रय मूल्य का बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। 2 से हमने क्या किया? गुणा कर दिया। तो ये क्या हो गया? 12, और यहाँ क्या हो गया? 10। अब कह रहा है कि सीपी जो है, यदि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु की क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, तो अब सीपी बराबर है हमारी। अब हमारी क्या है? सीपी बराबर है। तो अब क्या करते हैं? 3:2 अनुपात में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? 3 का अगर इधर गुणा कर दें तो 3 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा, और 2 का इधर गुणा कर दें तो 2 का इधर। अब हमारा क्या हो गया? ये 30 हो गया, 20 हो गया। देखा जाए तो CP1 और CP2 कितनी हो गई हमारी? 30, और यहाँ कितनी है? 20। तो 3:2 में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो यहाँ कितना हो गया? 7 तरीके 21, 10 30, यहाँ कितना? 24, यहाँ कितना? 20। अब आगे कह रहा है तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो उसके कुल लाभ और या फिर हानि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना? -9 लॉस हो रहा है, और यहाँ पे कितना क्या हो रहा है? +4 का प्रॉफिट हो रहा है। और टोटल हमारी सीपी कितनी है? टोटल सीपी क्या है हमारी? टोटल सीपी हमारी क्या है? 30 + 20। टोटल सीपी हमारी 50, क्योंकि टोटल की बात कर रहा है। टोटल की बात कर रहा है तो यहाँ पे 9 की हानि हो रही है। तो अगर हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना चाहें, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो अब हम क्या करेंगे? -9 + 4, प्रॉफिट या लॉस देख लेते हैं दोनों का। और कितनी है हमारी सीपी? 50, गुणते 100 कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आ गया। तो ये कितना हो गया? तो -5/50, 50 दूना 100। तो यहाँ कितना आ गया? -5, और यहाँ करते 2, बराबर कितना आ गया? -10%। तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 10% का लॉस हो रहा है। प्लस में आता तो प्रॉफिट होता है, मतलब 10% का लॉस हो रहा है। तो कौन सा सही है हमारा? ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। पहले अगर क्वेश्चन में ऐसा कहता है तो पहले दोनों का हम CP SP निकाल लेते हैं, जो भी निकल रहा है। बाद में कह रहा है कि CP और CP का दोनों का 3:2 के रेशियो में। तो रेशियो में चेंज करने से पहले उनको आपस में क्या करते हैं? बराबर करते हैं, उसके बाद उनको चेंज करते हैं। अगर डायरेक्टली हम कर देंगे तो ऐसा होगा ही नहीं। मैंने दिखाया ना आपको कि मैंने क्या किया? दोनों को बराबर कर दिया, और उसके बाद जिस रेशियो में कहा था उस रेशियो में हमने कर दिया। तब भी देख लीजिए हमारा आ रहा है कि नहीं, 3:2 का रेशियो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बट आप इसे ध्यान से पढ़िए की कोशिश कीजिए। जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा। ठीक है, चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है सीमा काम शुरू करती है और 6 दिनों तक काम करती है, और शेष काम रानी 5 दिनों में पूरा करती है। यदि रानी 8 दिन काम करे तो शेष कार्य सीमा 4 दिन में पूरा करना होगा। ज्ञात कीजिए कि रानी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। ठीक है, एक बात बताइए कि अगर हमें कार्य निकालना हुआ तो हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? इफिशियंसी की एंड टाइम की। यहाँ तो टाइम दे रखा है लेकिन इफिशियंसी नहीं दे रखी है। तो हम मान लेते हैं सीमा की इफिशियंसी कितनी है? सीमा की इफिशियंसी कितनी है? यस मान लेते हैं। और रानी की कितनी मान लेते हैं हम? रानी की इफिशियंसी हम मान लेते हैं आर। ठीक, अब चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है सीमा काम शुरू करती है और 6 दिनों तक काम करती है। तो सीमा अगर एस इफिशियंसी से 6 दिन तक काम करती है तो उसने काम टोटल कितना किया? 6s। प्लस आगे कह रहा है
वही काम है। और शेष काम, अब शेष काम कौन कर रहा है, रानी कर रही है। रानी की एफिशिएंसी नहीं पता तो आर हमने माना है। और कितने दिनों तक काम करती है, 5 दिनों तक। अब ये क्या हुआ, टोटल काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, और आगे कह रहा है यदि रानी वही काम अगर रानी कितने दिन करे, 8 दिन करे, तो रानी की एफिशिएंसी 8, सेम काम। और तो उसे सीमा को शेष कितने दिन करना पड़ता है, 4 दिन। तो सीमा की एफिशिएंसी 4 और 4 दिन करती है, तब भी काम क्या होता है, ये भी कार्य कंप्लीट। तो काम देखा जाए तो क्या है, ये सेम काम है, सेम कार्य हैं। तो क्या होगा, जब दोनों बराबर हैं, एक ही कार्य कर रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 6s प्लस 5r बराबर कितना, 8r प्लस 4s। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 4s 6s, तो इधर कितना आ जाएगा 2s, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3r। तो यस एंड आर का रेशियो कितना आ गया, 3/2, या कह सकते हैं यस एंड आर का रेशियो कितना, 3:2, ये भी कह सकते हैं, बात वही हुई। ठीक है, तो कह रहा है आगे कि रानी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगी। अगर रानी अकेले कार्य करना चाहे तो कितने दिनों में करेगी, हम मान लेते हैं। अब इसकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो यस को 3x मान लिया हमने, और रानी को कितना मान लिया, 2x उसकी एफिशिएंसी। तो एक कार्य को कितना के, कौन सा कार्य, हम कोई एक ले लेते हैं। तो कोई एक कार्य हमने ले लिया, तो 6s प्लस 5 कितना 5r ले लिया, ये पूरा एक काम कंप्लीट है। तो वही काम अगर कह रहा है कि रानी करे तो कितने दिनों में पूरा करेगी। अगर रानी करना चाहे तो कितने दिनों में, तो रानी की एफिशिएंसी r, कितने दिनों में, टाइम हमें नहीं पता, टाइम पूछ रहा है, तो चलिए रख देते हैं। तो s का मान कितना 3x, तो 3x प्लस r का मान कितना, r का मान 2x, यहाँ पे कितना है r भर है, r को कितना 2x, टाइम हमसे पूछ रहा है तो टाइम लिख देते हैं सीधा सीधा। तो कितना हो जाएगा 18x प्लस 10x, यहाँ कितना 2x इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 28x, और यहाँ कितना 2x इंटू टाइम। x कैंसिल, 2 से कितना 14, तो टाइम कितना आ गया हमारा 14 दिन। कितना आ गया 14 डेज। तो हमारा कौन सा आंसर चाहिए, 14 डेज, डी वाला। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन नहीं था, बस आपको इतना दिमाग खर्च करना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहता जाए वो करते जाइए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है।